नमस्कार, आप देख रहे हैं सुर्खियों से आगे। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और हर बार की तरह मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी राहुल अवस्थी और मनोज शर्मा। भारत में चुनाव होते हैं तो दुनिया भर की निगाहें भारत के चुनावों पर लगी होती हैं, लेकिन वेस्टेड इंटरेस्ट भी होता है यूरोपियन कंट्रीज का या फिर दूसरी कंट्रीज का। वो इंटरेस्ट उन्हें इन चुनावों से इनडायरेक्टली जोड़ता है। अब इसके पीछे डिप्लोमेसी काम करती है या किसी तरह की इंटरनेशनल लेवल की पॉलिटिक्स, इसे समझना बेहद ज़रूरी है। दिन भर सुर्खियों में रहा है जो रूस ने अमेरिका पर आरोप लगाया है, जो कि हमारे चुनावों से जुड़ता हुआ है। उसी से हम बातचीत चालू करेंगे। राहुल, आपने खुद ने भी पढ़ा है, हम दोपहर में भी इस बारे में बात कर रहे थे। रूस का अमेरिका पर आरोप है कि अमेरिका हमारे चुनावों के दौरान उसे अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। इंटरेस्टिंगली, ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला केस नहीं है। सभी के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। रूस लंबे समय से हमारा दोस्त रहा है, एलाई रहा है। अमेरिका समय समय पर कभी दोस्ती, कभी बस दिखावे की दोस्ती, इसी तरह के शब्दों में उसे ढाला जा सकता है। आप इसे किस रूप में देख रहे हैं? रशिया जिसे रशिया जिस तरह से आरोप यूएस पे लगा रहा है, अब देखिए हर यूएस इलेक्शन में ये आरोप रशिया के ऊपर लगते हैं। चाइना को छोड़ के मेरे ख्याल से दुनिया के हर देश के अंदर ये आरोप लगे हैं कि जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है कि बाहर की ताकतों ने वहाँ के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की है। रशिया के ऊपर ये चुनाव दर चुनाव आरोप लगते रहे। ओबामा के बाद में जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तब ये आरोप रशिया के ऊपर लगे थे कि वो चाहते थे कि रिपब्लिकन्स को फेवर करें। इसी तरह के आरोप पाकिस्तान की तरफ से यूएसए के ऊपर लगाए गए और ये खुद उस वक्त के प्रधानमंत्री की तरफ से लगाए गए, इमरान खान की तरफ से, कि यूएसए हमारे यहाँ इंटरफेयर कर रहा है। और यही इंटरफेयर करने के आरोप पाकिस्तान के अंदर से चीन के लिए भी आए कि चाइना हमारे यहाँ इंटरफेयर करता है। देखिए, हर बड़ी महाशक्ति ये बात चाहती है कि उसका दूसरे देशों के ऊपर प्रभाव रहे और वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो रहें जो उनकी बात सुनने वाले हों। पिछले कुछ अरसे से, कुछ क्या 10 वर्ष या 12 वर्ष का ऐसा कालखंड रहा है जब भारत की एक कहना चाहिए ग्लोबल पावर इंडेक्स में एक बहुत तगड़ी प्रेजेंस देखी जा रही है और हर कोई चाहता है कि भारत के अंदर वो अपनी प्रेजेंस रखे। यूएसए, मेरे ख्याल से अगर कोई आरोप लग रहे तो गलत नहीं लग रहे हैं। यूएसए का हमेशा से ये एक तरीका रहा है दूसरी देशों को कंट्रोल करने का। नहीं, बट डिप्लोमेसी को एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत होती है कई बार। अगर रूस का ये कदम डिप्लोमेटिक लेवल पर था तो एक्सप्लेनेशन उसके साथ जुड़ी हुई नहीं है। हम सिर्फ कयास लगा सकते हैं कि वो किससे जुड़ रहा होगा। अभी कुछ दिनों पहले ही अमेरिका की तरफ से ये कहा गया था कि धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन का आरोप अमेरिका लगाता दिखा था। ये अस्थिरता जो रूस इशारा कर रहा है उसी से जुड़ता है या फिर किसी और जगह जाता है? ये चुनावों से भी जुड़ता है, ये चुनावों से भी जुड़ता है। देखिए, हुआ क्या है कि जब यूक्रेन के ऊपर रशिया ने हमला किया तो उसके बाद में उसके ऊपर तमाम आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए और रशिया इंटरनेशनली कहीं अपने प्रोडक्ट्स को बेचने की जगह ढूंढता रहा लेकिन मिलती नहीं थी। यूरोप ने गैस और कच्चा तेल खरीदना खत्म कर दिया जो उनकी इकोनॉमी के लिए सब रीढ़ की हड्डी थी। लेकिन भारत के संदर्भ में हुआ ये कि भारत ने वो काम बंद नहीं किया। दुनिया भर का प्रेशर आया लेकिन भारत ने कहा नहीं, ये हमारे फ़ायदे की बात है, हम उस चीज़ को करते रहेंगे। यूएस ज़रूर चाहता है कि एक ऐसी सरकार या ऐसे लोग भारत के अंदर हों जो उनकी बात और उनके जारी किए हुए फतवों को माने, और जो उसको नहीं मानता है वो उसे सत्ता से हटाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान में, हमारे पड़ोसी देश में क्या हुआ ये हमने देखा। इमरान खान को कैसे सत्ता से निकाल करके बाहर फेंक दिया गया और किस तरह से कोशिश हुई। भारत की डेमोक्रेसी बहुत मजबूत है। रशिया जो कह रहा है और शक जाहिर कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर कहीं कोई शक शुबा होना चाहिए। अगर उन्होंने डर जाहिर किया है तो ज़रूर कोई ना कोई ऐसी कोशिश बाहर से होती हुई दिखाई दे रही है। और डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत हो भी रही होगी मेरे ख्याल से। अगर किसी तरह के कोई इनपुट्स हैं या कुछ है तो रूस के साथ हमारे ऐसे रिलेशंस हैं जो कि शेयर किए जा सकते हैं इस तरह की बातों को। अगर वो धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन वाली पॉइंट पर आऊँ तो रूस ने कहा कि अमेरिका भारत के कॉम्प्लेक्स कंडीशंस को समझता नहीं है। भारत की कंडीशंस कॉम्प्लेक्स हैं, इसमें कोई दोराय भी नहीं है। पित्रोदा भी नहीं समझते ना भारत की कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को, तो सैम पित्रोदा भी नहीं समझते। लेकिन यूएस में वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं, ऐसी बात नहीं है। टेक्सास अगर आप देखेंगे तो टेक्सास वो स्टेट है जो चाहती है कि उनको वो यूनाइटेड स्टेट्स से अलग होना चाहती है। ये परिस्थिति तो यूएस के अंदर बनी हुई है। वहाँ ब्लैक्स के साथ में किस तरह का ट्रीटमेंट है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। वहाँ पुलिस ऑफिसर्स ब्लैक के साथ में किस तरह का ट्रीटमेंट करते हैं ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ये सबसे पहले तो भारत की तरफ से भी ऐसे जवाब यूएस को जाते रहे हैं और अब डिप्लोमेटिकली बड़े स्टेजेस से भारत
इस चीज़ का जवाब देता रहा। पहले आप अपने गिरेबान में झांकिए और तब आप दूसरों के घर के मुद्दे सुलझाने की कोशिश कीजिए। आप बिग ब्रदर नहीं है और आपको हमें समझाने की ज़रूरत नहीं कि हमें कैसे रहना, हमें अच्छी तरह से रहना आता है। हम आपसे बहुत बड़ी डेमोक्रेसी हैं और सालों से हैं। ये तो दिन भर वायरल हुआ ही है, इसका ये एक पहलू है जिस पर बातचीत करना ज़रूरी था। अब आते हैं हम उस कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस पर जिसके बारे में अमेरिका भी कह रहा था और रूस का कहना है कि अमेरिका समझता नहीं है। हालांकि वो कंडीशंस उतनी कॉम्प्लेक्स है नहीं। एक रिपोर्ट अब या तो वो पहले आ चुकी और दोबारा वायरल हुई है या अभी ही पहली बार लॉन्च हुई है, इसे देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। पीएम को सलाह देने वाली एक आर्थिक सलाह परिषद है, उसकी ये नई रिपोर्ट कही जा रही है जिसने 1950 से 2015 तक की आबादी को स्टडी किया है कि किस सेगमेंट ने किस तरह से उनका ग्रोथ रहा है इंडियन पॉपुलेशन में। उनका ये कहना है कि 1950 से 2015 तक हिंदुओं की आबादी में 8% की गिरावट आई है। वहीं माइनॉरिटी में 43.15% का इजाफा हुआ है। माइनॉरिटी में क्रिश्चियंस भी जुड़े हुए हैं, जैन, बुद्ध और ये सब जुड़े हुए हैं। और उसका भी बाइफोकेशन ये रिपोर्ट देती है कि जो मुस्लिम्स हैं 1950 में वो 9.84% थे, उनकी पॉपुलेशन अब 14.09% हो गई है। तो अगर इसका भी हम ग्रोथ देखते हैं तो वो 40 के आसपास ही जाकर बैठता है। सवाल सिर्फ ये अहम रह जाता है कि ये बहुत मतलब इलेक्शन के बीच में एक बहुत ऐसे वक्त पर ये रिपोर्ट आई है और चर्चाएं बटोर रही हैं जो इस रिपोर्ट के आने पर सवाल खड़े करता है और इस रिपोर्ट के औचित्य पर भी सवाल खड़े करता है। सवाल तो खड़े करता ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जब से बच्चे दो ही अच्छे का नारा लगाया गया है, जब से देखने को मिल रहा है कि पूरे देश में जो रिश्ते हैं, खासकर कि चाचा का, फूफा का, मौसी का, ये रिश्ते अधिकतर खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ज़्यादा जनसंख्या के पे तो नहीं जाना चाहूँगा, पर मेरा ये मानना है कि जनसंख्या हिंदुओं की भी बढ़नी चाहिए, जिससे जो रिश्ते हैं कम से कम वो तो आगे बढ़े। और जिस तरह से अब चुनावों के बीच में जहाँ तक ये रिपोर्ट आई है तो इसके अपने एक मायने हैं, कुछ ना कुछ राजनीतिक हथकंडा भी इसको कहा जा सकता है। नहीं, लेकिन बच्चे ज़्यादा पैदा करने का हश्र क्या, मतलब जो आप आज जनसभाओं में कह रहे हैं मुस्लिम्स की कंडीशन को लेकर, कल को वो इस पर भी कहा जाने लगेगा। इन सब का सॉल्यूशन बीजेपी यूसीसी में देख रही है। इसीलिए मैं समझना चाह रहा हूँ कि क्या ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम करने का एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रही है? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि एक रिपोर्ट है और रिपोर्ट जो होती है वो कोई समाज विशेष के लिए नहीं होती या किसी समाज को लड़ाने के लिए नहीं होती। और सरकार के लिए होती है। सरकार के लिए महत्वपूर्ण होती है, राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। राजनीति पर जब खास करके जब चुनाव चल रहे हों तो हमारे देश में हिंदू मुसलमान अपने आप में एक बड़ा मुद्दा बन जाता है और बीच बीच में कई घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो दुखदाई होती हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी दुखदाई होती हैं और वर्तमान के लिए भी दुखदाई होती हैं। थोड़ा सा और ब्रॉडर एस्पेक्ट पे इस रिपोर्ट को देखने की जरूरत है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ राहुल। ब्रॉडर, मैं तो कहता हूँ इसको आपके पहले सवाल का जवाब मिलता है इससे। 1950 से लेकर 2015 तक में आपके पहले सवाल का जवाब मिल गया। अगर यूएसए ये कहता है कि आपके यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है तो आप देख लीजिए हमारे यहाँ कितनी स्वतंत्रता है, ये इसका जवाब मिल गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको ये इस रिपोर्ट को देखना है तो उसके बाद आपको ये पता करना पड़ेगा कि भारत के संदर्भ में भारत की किसी से तुलना होगी? भारत के रेफरेंस में आप देखिए अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक आबादी के साथ में क्या होता है, आप नेपाल में देखिए आबादी के साथ क्या होता है, आप देखिए पाकिस्तान में क्या होता है, आप बांग्लादेश में क्या होता है, तमाम दुनिया के देशों में देखिए जहाँ जहाँ आबादी है वहाँ मुस्लिम बढ़ते हुए दिखे और बाकी जो थे वो सबके। अब दूसरा इसके इम्पैक्ट देखिए, कोई जितने ज़्यादा लोग बढ़ेंगे, ये तो सिंपल सी साइंस है, उतने ज़्यादा संसाधनों पर दबाव पड़ेगा और वो संसाधनों का बंटवारा उसी तरीके से होगा। चाइना की जो ग्रोथ रेट है, अगर कोई रॉकेट ग्रोथ से पिछले 50 साल में देश बढ़ा है, 50 भी नहीं, मैं तो कहूँगा 1980 के बाद में, 1985 के बाद में या 1990 के बाद में, 1990 के बाद में अगर कोई देश रॉकेट ग्रोथ से बढ़ा है तो वो था चाइना। चाइना की सिंगल चाइल्ड पॉलिसी रही और उस सिंगल चाइल्ड पॉलिसी की वजह से जो संसाधनों के ऊपर सबसे ज़्यादा आबादी का देश हुआ करता था, अब भारत ने ओवरटेक कर लिया है और उसमें भी सब अलग अलग सेगमेंटेशन है कि साहब किसका कितना योगदान रहा। संसाधनों के ऊपर बोझ पड़ता है और आपको उनको परवरिश देने के लिए सरकार के ऊपर भी बोझ पड़ता है साहब, उसका भी काम है हर व्यक्ति को सही चीज़ें मिले। तो फिर ये जो चीज़ें हैं, ये जो परिस्थिति बनी है, ये समाज के सामने आनी चाहिए। आप कहते हैं कि इस रिपोर्ट से क्या है, समय क्या है, हाँ सवाल ज़रूर उठ सकते हैं। रिपोर्ट की उपयोगिता पर तो नीति बनाने के काम आएगी वक्त पे, आपका वक्त पे वो इसलिए है। देखिए मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ, अगर 2015 तक की स्टडी थी तो 2016 या 2017 तक भी कंप्लीट हो चुकी होगी। अब या तो ये उस वक्त आई
या नहीं आई तब तो पता नहीं चला। हाँ, इसके कुछ इनपुट ज़रूर आए जो बयानों में सुनाई देने लगे थे। इसे अभी मार्केट में उतारा गया है या नहीं उतारा गया है, ये क्लैरिफिकेशन अभी सामने आया नहीं है। लेकिन अगर इसे हम न्यू लिस्ट ही मान लें तो ये ठीक वैसा ही है कि वोटिंग का प्रतिशत अगर 11 दिन बाद पता चलता है तो 2015 की स्टडी आपको 2024 में आके पता चल रही है, वो भी चुनावों में। मेरा ये मानना है कि फिर अगर टाइमिंग ही हम देख रहे हैं तो हमको ये देखना चाहिए था कि बीजेपी को सबसे ज़्यादा फायदा इस रिपोर्ट को जारी करने से कब मिलता। अगर ये रिपोर्ट फरवरी में जारी होती, हाँ फरवरी में जारी, आगे के चरणों में अब उतने चरण बचे नहीं। अब अगर उनको सारी चरणों में फायदा लेना था, पहले चरण में तो बीजेपी की रणनीति ये वाली थी ही नहीं। मतदान कम होने के बाद इस रणनीति पर बीजेपी उतरी है ना। शिफ्ट अगर आप सोच रहे हैं कि शिफ्ट की वजह से ऐसा हुआ है, मुझे लगता है कि अगर बीजेपी इतनी समझदार पार्टी है कि उसको अगर फायदा लेना हो तो वो इस रिपोर्ट को अगर उसी के हाथ में जारी करना हो तो वो जारी करने की सोचेगी कि सबसे ज़्यादा फायदा लेने की कोशिश की जाए। हिंदी पट्टी के एक बड़े भाग के अंदर, कथित रूप से हिंदी पट्टी के बड़े भाग के अंदर चुनाव हो चुके हैं। अब उन चुनावों के बाद में इस रिपोर्ट को जारी करने के बाद आप दक्षिण में कितना फ़ायदा ले लेंगे या फिर लोगों को कितना समझा पाएंगे, ये एक बड़ी बात है। वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उस तरीके से दिखाई नहीं देता है, मेरा ये मानना है। मैं इसकी टाइमिंग पर नहीं जाता हूँ, मैं समझता हूँ जब भी आई वो बहुत ज़रूरी है, देश के लिए आनी चाहिए। और अगर चुनावों के बीच में आती है तो डिस्कशन ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा बड़ा मुद्दा बनता है। देश को क्या करना है ये देश को तय करना है। और बेहतर है कि अब सरकार के पाले में गेंद जाए और जो भी आने वाली सरकार हो उसके सामने ये प्रश्न हो कि अब आप इस पर करने क्या वाले हैं, ताकि पर फिर इसमें ये भी है ना कि जब आप माइनॉरिटी शब्द का इन टोटलिटी इस्तेमाल करते हैं, उसमें सिख भी आ जाते हैं, पारसी भी आ जाते हैं, जैनिज्म को फॉलो करने वाले भी आ जाते हैं, बुद्धिस्ट भी आ जाते हैं, है ना। और हर किसी का क्लैरिफिकेशन है इसमें। जैसे पारसी कम हुए हैं लेकिन दूसरा सेगमेंट बढ़ा है, पर हम माइनॉरिटी सुनते ही मुस्लिम समझते हैं। एक जो सेट न्यूज़ चैनल मेंटालिटी है, भारी तादाद में है मुस्लिम्स, इसलिए माइनॉरिटी का मतलब ये समझा जाता है कि मुस्लिम्स। बाकी माइनॉरिटी में जो मेजोरिटी है वो मुस्लिम है। माइनॉरिटी की जो संख्या है, बहुसंख्यक जो माइनॉरिटी में है वो मुस्लिम है। और जब माइनॉरिटी की बात आती है या अल्पसंख्यकों की बात आती है तो सीधा जो लोगों की सोच है वो केवल मुस्लिम्स पर जाती है और जो अन्य समाज के लोग हैं उन पर नहीं जाती। उसका मुख्य कारण है कि ये समाज हमेशा चर्चित रहा है कई बातों को लेकर, कई घटनाओं को लेकर, और कैसे दूसरा समाज उतना व्यग्र भी नहीं। हाँ कहीं दिखता नहीं है। वो हमेशा जो साथ में खड़ा है, जो वो हिंदुओं के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है, चाहे वो जैन समाज हो, चाहे सिख समाज हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, जो जितने भी ये है वो हिंदुओं के इर्द गिर्द खड़े हुए हैं। और ये देखा भी गया है सरकारों द्वारा भी, अन्य समाजों को हिंदुओं में ही गिना जाता है। कई बार ऐसे स्टेटमेंट आए हैं कि उसमें सरकार भी क्रिश्चियन आप छोड़ दिए, जहाँ तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सवाल है उसमें सिर्फ मुस्लिम आते हैं, बाकी सब लोगों को, जो जैन हो, जो सिख हो, जो बौद्ध हो, उन सब हिंदू कंसीडर करते हुए जो हमारी पद्धतियाँ हैं, जो हमारा तौर तरीके हैं, उसी के अंदर जोड़ दिया जाता है। मुस्लिमों के लिए एक अलग सेक्शन रखा गया है बस, चाहे सक्सेशन हो, चाहे मैरिजेज हो, जो सिविल मामले हैं उसे लेकर के। उसके अलावा बाकी सबके लिए तो वो वैसे भी। आप ये मेरे टाइमिंग पूछने पर सवाल उठा रहे हैं तो मैं एक सवाल ये भी कहना चाहता हूँ ना कि आपको जो सेंसस होता है जैसे 2021 में होना चाहिए था, उसका समय नहीं है, इसका पूरा समय है। तो इसलिए मुझे लगता है कि नहीं, ठीक है, हाँ, हर जो 10 साल में जनगणना होती है वो 2021 में होनी थी, लेकिन 2021 में 2020 से ही कोरोना शुरू हो गया था। और जो 2021 की जनगणना उसके बाद भी हमने काम चालू नहीं किया। उसके बाद इलेक्शन का वेट कर रहे हैं। अगर आपको महिला आरक्षण वाला वो पूरा एपिसोड याद हो, उसमें सरकार ने कहा हम आगे कराएंगे और उसके हिसाब से फिर परिसीमन और बाकी चीज़ों को देखा जाएगा। बहरहाल अब मैं आता हूँ मेनका गांधी के एक बयान पर। एक पत्रकार ने उनका इंटरव्यू लिया और बड़ा इंटरेस्टिंग बयान था। 2 सवाल थे जो उनसे पूछे गए अहम तौर पर, जिसने मेरा ध्यान खींचा। पहला सवाल तो राहुल गांधी को लेकर था कि वो अमेठी से रायबरेली में शिफ्ट हुए हैं। तो मेनका गांधी ने कहा कि नेतागिरी करनी है तो हिम्मत दिखानी चाहिए, बुजदिली दिखाई तो नेता किस बात के। मुझे लगता है इस सेंटेंस में 2 निशाने छुपे हैं, एक तो सीट चेंज और दूसरा मुझे लगता है कांग्रेस का या राहुल गांधी का खुद का इशू सिलेक्शन। मैंने मेनका गांधी को, गांधी परिवार को लेकर बहुत ज़्यादा मुखर नहीं देखा। मैंने हमेशा ये देखा है कि मेनका गांधी और यहाँ तक कि वरुण गांधी भी, एक कहते हैं हमारे यहाँ एक कहावत है कि एक घर ढाकन छोड़ देती है ना। तो एक घर छोड़ ही देते हैं, वो बहुत ज़्यादा बोलते नहीं। जब आपको याद होगा पीलीभीत से उनका टिकट कटा था, तब वरुण गांधी से भी सवाल पूछा गया था कि आप रायबरेली जाएंगे कि नहीं जाएंगे। उन्होंने लेट इट बी, इसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं किया। वो चाहते तो कह सकते थे, और अगर वो मुखर होते तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी का मुकाबला करने के लिए रायबरेली से वरुण गांधी से बेहतर उम्मीदवार बीजेपी के पास में नहीं हो सकता था। अगर वो वहाँ से लड़ते तो मज़ा आ जाता उस चुनाव को देखने का और कवर करने का भी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वरुण गांधी ने उस सीमा का ध्यान रखा। अब
सीट को लेकर के अगर मेनका गांधी ये बात बोल रही हैं तो मेनका गांधी का मुझे लगता है कि वो प्रॉपर स्टैंड बीजेपी वाला ही है। जो बीजेपी के शब्द हैं उन्होंने उन्हीं शब्दों को अपने तरीके से पेश करने की कोशिश की है और भगोड़ा बताया है कि उनको वहाँ से भाग करके यहाँ पे आए हैं। वायनाड भी एक तीसरा एग्जाम्पल हो सकता है कि वहाँ से भी अगर वो कंफर्टेबल थे तो उनको यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी। मेनका गांधी ने कुल मिलाकर के मुझे लगता है उस लकीर को अब मिटा दिया है जहाँ पर अक्सर मैं देखता था कि दो परिवारों के बीच में सीधी रस्साकस्सी नहीं होती थी। लेकिन एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इसको उसी तरीके से लेना चाहिए अगर कोई लेता है तो। बिल्कुल, लेकिन अब ये भी एक फैक्ट बना हुआ है कि जो 4 जून को ही पता चलेगा कि कांग्रेस ने दरअसल सचमुच किसी बेहतरीन शतरंज के खिलाड़ी की तरह कोई रणनीति बनाई है या सचमुच राहुल ने हिम्मत नहीं दिखाई है अमेठी न चुनकर। इसके लिए हमें 4 जून का इंतजार करना होगा। इसके लिए हमको थोड़ा सा पीछे जाना होगा। हम उसको समझने के लिए अमेठी क्यों छोड़ी इसका तो मैं कारण बता नहीं सकता, लेकिन इतना ज़रूर समझता हूँ कि जब राहुल गांधी की संसद की सदस्यता गई थी, आपको उस दौरान याद हो, उनका जब सरकारी आवास खाली कराया गया था तो अमेठी में ये देखने को मिला था कि आम पब्लिक के कुछ लोगों ने वहाँ पर घर बनवाए थे कि ये राहुल गांधी का घर। ऐसे कई बोर्ड लगे थे, कई मकानों पर लगे थे कि राहुल गांधी आएँ और अमेठी में रहें। तो वहाँ से अमेठी से क्यों चुनाव नहीं लड़े, इसके पीछे कोई तर्क हो सकता है। और ये भी है कि अमेठी से सोनिया गांधी को लड़ना था, लेकिन रायबरेली परंपरागत सीट रही है गांधी परिवार की। वहाँ से जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी चुनाव लड़ते भी आए हैं, जीतते भी आए हैं और इंदिरा गांधी हारी भी हैं। तो ये परंपरागत सीट है गांधी परिवार की। तो मैंने प्रियंका गांधी को कभी ब्लंडर करते नहीं देखा है। जिस तरह के ब्लंडर्स दूसरे चेहरे कर देते हैं वैसे ब्लंडर्स करते नहीं देखा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार प्रियंका गांधी का एक स्टेटमेंट दरअसल इमरजेंसी पर पार्टी के स्टैंड के अगेंस्ट भी जाता है, राहुल गांधी के अगेंस्ट भी जाता है और अमेठी में उनके प्रत्याशी के अगेंस्ट भी जाता है। जब वो रायबरेली में सब उन्हें दीदी कहकर ही बुलाते हैं, उनका एक लोकल कनेक्ट है, वो कई लोगों को नाम से भी जानती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे ओम बिरला कोटा में है। उन्होंने लोगों को समझाने के लिए बोला कि देखिए आप लोग बहुत समझदार हैं, जब आप स्टैंड लेते हैं गलत के खिलाफ, इसीलिए आपने इंदिरा गांधी को हराया, इसका मतलब है कि आपने एक तरह से इमरजेंसी को कंडेम किया। और दूसरा फिर आपने कहा कि फिर उसके बाद जब आपकी समझ का ही नतीजा है कि आप दोबारा भी लाते हैं। मुझे लगता है कि ये एक पॉजिटिव मैसेज न अमेठी में दे रहा है न रायबरेली में दे रहा है राहुल को लेकर। कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे लगता है कि ये वैसा ही है जैसे राहुल गांधी ने एक वक्त जाकर के एक पेपर अपना फाड़ा था और उसके बाद में फिर उसे कांग्रेस ने कोशिश की थी दर्शाने की कि राहुल गांधी देखिए कितने मंजे हुए नेता हैं, वो अपनी प्रधानमंत्री की अगर कोई गलत बात है उसे मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सच्चाई ये थी कि एक प्रधानमंत्री और एक कैबिनेट की तरफ से किसी चीज़ पे सहमति बनने के बाद एक डॉक्यूमेंट जो निकल करके आता है उसे पार्टी के एक उपाध्यक्ष ने फाड़ दिया। अल्टीमेटली ये उनकी एक अपरिपक्वता जो राजनीति की ये थी उस वक्त वो शो कर रही थी। हालांकि उस परिपक्वता को आज तक कई लोग खोज रहे हैं और देश भर में खोज। मायावती को नहीं मिली तो उसने एक अपरिपक्व आदमी को हटा दिया। जो प्रियंका गांधी कह रही हैं, प्रियंका गांधी मुझे लगता है कि वो एक्सेप्ट कर रही हैं इस बात को कि इंदिरा गांधी कनेक्ट है। आप ये कह रहे हैं उनका वे ऑफ कनेक्ट है, लोगों को ये समझाने की बताने की कोशिश है। पर हाँ ये कहना कि साहब आपने इंदिरा गांधी को भी हरा दिया था, ये मुझे लगता है कि उनका नहीं ये उनका कहने का तरीका है कि साहब उस समय हो सकता है जनभावना ऐसी रही हो, उनको ऐसा समझाया गया हो जैसे आज एक जनभावना क्रिएटेड है, वो उसी तरीके से उसको समझाने की कोशिश कर। मुझे नहीं लगता कि प्रियंका गांधी कभी ऐसी गलती करेगी कि वो इंदिरा गांधी कोई बात को गलत कहने की कोशिश। वही मैंने बैकफायर करा है या नहीं करा है ये 4 जून को मोटे तौर पे तब समझ में आएगा। तब समझ में आएगा जब बीजेपी उसको कितना हाथों हाथ लेती है। मैंने उनको लेते हुए देखा नहीं, आज अभी तक लेते नहीं देखा है। मेनका गांधी से जो दूसरा सवाल पूछा गया, चूंकि हम मेनका गांधी पे थे और कुछ नाम निकले तो एक सवाल एक्स्ट्रा जुड़ गया। मेनका गांधी से ये सवाल ये बड़ा इंटरेस्टिंग था राहुल कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी परिवार पर हमला करते हैं, आपको बुरा नहीं लगता? और इस सवाल ने मेरे सबसे ज्यादा कान खड़े किए थे उस इंटरव्यू में। तो मेनका गांधी ने ये स्वीकारा कि ये अच्छा सवाल है, उन्होंने कहा ये अच्छा सवाल है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगी, लेकिन फिर उन्होंने एक लाइन ये भी जोड़ी कि कभी कभी अच्छा लगता है और कभी बुरा लगता है, वो तो उस चीज के ऊपर है जो बोली गई। ये अपने आप में एक मैसेज है। हाँ बिल्कुल स्वप्न, इसमें ये कह सकते हैं कि पिछले कुछ 2 सालों से या 3 सालों से कह सकते हैं,
भाजपा में भी मेनका गांधी और वरुण गांधी बिल्कुल स्थायी दिख नहीं पा रहे हैं। उनको जो जिस हिसाब से उनकी जो ओहदा है उस हिसाब से उनको तवज्जो भाजपा में नहीं मिल पा रही है, और ये भी बातें सामने आ रही हैं कि वो कहीं ना कहीं भाजपा से कटे हुए हैं। और बीच में ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि हो सकता है वरुण गांधी कांग्रेस ज्वाइन करें। ऐसा भी करीब 7-8 महीने पहले बातें आई थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब जहाँ तक परिवार की बात की जाए तो जैसे राहुल बता रहे थे कि कभी एक दूसरे के प्रति गतिरोध है, लेकिन विरोध कभी एक दूसरे का किया नहीं है, और ना ही कभी विरोध देखने को मिला है। इसीलिए तो ये इंटरेस्टिंग है, इसीलिए तो ये इंटरेस्टिंग है उनका कहना कि कभी कभी तो अच्छा लगता है उन्हें कि पुराने जख्मों पर मानो मलहम सा लगा हो। कन्हैया के रिगार्डिंग कहा उन्होंने। या मोदी जिस तरह से गांधी परिवार पर हमला बोलते हैं उस पर सवाल था कि आपको बुरा नहीं लगता, तो उन्होंने कहा कभी कभी लगता है और कभी कभी नहीं लगता है। कई बार क्योंकि हमला बोलने के बाद उससे फायदे ढूंढे जाते हैं। मैं जानता हूं कि जब व्यक्तिगत हमले होते हैं तो अक्सर उसका फायदा उस व्यक्ति को मिलता है जो जिसके ऊपर वो हमले होते हैं। भारत के लोग व्यक्तिगत हमलों को बर्दाश्त नहीं करते। सोनिया गांधी के केस में आप ले लीजिए, जब सोनिया गांधी को विदेशी कहा गया और लोगों ने गुस्सा जताया, पार्टी के अंदर से कई लोग चिढ़े और बीजेपी के भी कई लोग चिढ़े, तो हुआ क्या? सोनिया गांधी को इसका फायदा मिला। जब आपने मोदी को चाय वाला कहा तो क्या हुआ? उसका फायदा मोदी को मिला। मौत का सौदागर और ये चौकीदार चोर वगैरह, तो उसका जब भी व्यक्तिगत हमले होते हैं तब इसका सीधा सीधा फायदा उस व्यक्ति को मिलता है जिसको फायदा होता है। अगर पॉलिटिकल रेफरेंस में मैं उनकी इस बात को सुनता हूँ, कभी कभी जब अच्छा लगता है तब ऐसे अच्छा लगता है, अदरवाइज जब उनके ऊपर अच्छा होता है, जब उनको शहजादे कहा जाए उनके भाई को और उनके घर के लिए कुछ कहा जाए, तो मुझे नहीं लगता वो बात अच्छी लगने वाली। और अगर अच्छी लग रही है तब मुझे लगता है कि फिर तो फिर जरूरत है। इसीलिए उन्होंने वो मार्जिन छोड़ा है कि चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि जो हुई है या जो कहा गया है उस पर क्या। रॉबर्ट वाड्रा अब उन्होंने खुलकर कह दिया है कि राज्यसभा सदस्य बनकर राजनीति में उतर सकता हूं। उनके स्टेटमेंट थे शायद राज्यसभा जाकर लोगों की सेवा करूं। उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ समय बाद पॉलिटिक्स में मैं एंट्री जरूर लूंगा। ये रॉबर्ट वाड्रा ने कहा। बिल्कुल, रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है पॉलिटिक्स में एंट्री लेंगे। एंट्री का रास्ता क्या होगा ये भी एक देखने वाली बात होगी। वो भाजपा से आते हैं, कांग्रेस से आते हैं, क्योंकि अभी किसी दल में है नहीं, वो किसी भी दल के सदस्य नहीं है। चूंकि गांधी परिवार से जुड़े हुए हैं इसलिए कांग्रेस से उनको जोड़ा जाता है। अब कौन सा स्टैंड लेते हैं वो आने वाला समय ही बताएगा। एक बीजेपी में पीएम इन वेटिंग है, कांग्रेस में पॉलिटिशियन इन वेटिंग है। नहीं, पर मैं ये सवाल पूछता हूँ, वो किस नाते आएंगे पॉलिटिक्स में, किस वजह से? राज्यसभा में आता है, अगर राज्यसभा में कुछ ऐसे व्यक्ति को लाया जाता है जो ठीक है चुनावी राजनीति से नहीं हो, लेकिन उसका समाज में एक उपयोगिता हो, एक ज़रूरत हो, एक ऐसे तबके से हो जब वो सदन में आए तो जनता के लिए कुछ अच्छा कर पाए या देश के लिए कुछ अच्छा कर पाए, सिवाय गांधी परिवार के दामाद होने के। माइनॉरिटी कोटा खैर, मुझे नहीं लगता कि अगर आने की इच्छा है तो मुझे लगता है कि उनको चुनावी राजनीति में उतरना चाहिए, खम ठोकना चाहिए, साबित करना चाहिए कि वो लोगों के बीच में पॉपुलर है, राजनीति में वो आना चाहते हैं। लोग राज्यसभा में लोगों के बीच में पॉपुलर होना राज्यसभा से आना चाहिए ना। फिर राज्यसभा से आने के लिए मैं वही पूछ रहा हूँ, राज्यसभा से आने के पीछे का तर्क क्या है मुझे समझ में नहीं आया, किस नाते और किस रेज्यूमे के बेस पे। कुछ उनके सीवी में मुझे तो ऐसा वजन नहीं लगता जो पॉलिटिक्स के अंदर हो। एक वो गांधी कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत है, कुछ नहीं, और ना ही ऐसे कोई सफल इंडस्ट्री। राज्यसभा तो कई लोग कृतार्थ करने के लिए भी भेजे जाते हैं। बस ये अगर कृतार्थ करने के लिए कांग्रेस की तरफ से जाना चाहते हैं तो जाएं, फिर पॉलिटिक्स में एंट्री, फिर तो वो मेरे ख्याल से फिर वो पॉलिटिक्स में आना नहीं हुआ, वो तो किसी का कुछ देना हुआ। वैसे भी 2-3 ऐसे प्लेयर्स रहे हैं जिनका टीम में तो सिलेक्शन होता है, खेलने को नहीं मिलता और वो टीम से बाहर भी हो जाते हैं। ये कुछ वैसा ना हो जाए। अंतिम बात जो मैं करूंगा वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल प्रियंका के कंपैरिजन की। 31 मार्च से 5 मई तक प्रधानमंत्री मोदी ने 18 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को कुल मिलाकर 83 रैलियों को वहां पर संबोधित किया। राहुल गांधी का ये आंकड़ा 40 तक जाता है, राहुल प्रियंका का मिलाकर 69 से कुछ थोड़ा सा ऊपर +1-2 की आप इसमें गुंजाइश रख सकते हैं। अब इन आंकड़ों के बेसिस पर सत्ता पक्ष का कौन सा और विपक्ष का और कौन ज़्यादा ललायत है, कौन ज़्यादा जोर लगा रहा है, वो समझ में आता है। मोदी की स्टाइल ही ऐसी रही है। अगर आप मोदी को देख रहे हैं रैली करने में, और इस बार तो इतने एजेड है, मुझे लग रहा था शायद थोड़ी सी कम रैलियां देखने को मिले, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। 2014 आप याद कीजिए, कमाल का प्रचार अभियान। 2019 प्रचार अभियान में कहाँ कमी छोड़ी। आप लोकसभा चुनाव भी छोड़िए, आप तो विधानसभा चुनाव में आइए, जहाँ जहाँ विधानसभा चुनाव होते हैं वहाँ
बीजेपी ऐसा लगता है कि सारे घोड़े खोल देती है और मोदी की एक के बाद एक सभाएं होती हैं, रैलियां होती हैं। मुझे लगता है बीजेपी और मोदी चुनाव में रहने वाले लोग हैं। उन्हें पता है कि अगर वो एक भी जगह कहीं ढीला छोड़ेंगे तो हो सकता है नुकसान बीजेपी को इलेक्शन विनिंग मशीन भी कहते हैं ना, यही तो रीजन है। बिल्कुल कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस ने जो गठबंधन किया है, कुछ सीटें गठबंधन के लिए छोड़ी हैं, तो एक तरह से ये जो दौरा है राहुल गांधी का, प्रियंका का कम हुआ है, उसका कारण ये भी हो सकता है जिन पार्टियों से गठबंधन किया उन्होंने वहाँ की जो प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी है स्वयं के। नहीं, इसमें तो जैसे मरुधरा में सेकंड चरण में आए ही नहीं राहुल और प्रियंका, एक तरह से देखा जाए तो 2 बार राहुल गांधी बस, प्रियंका गांधी की कुल जमा 4 रैलियां और रोड शो कुल मिला करके देख लीजिए, और आप मोदी की देख लीजिए, मेरे ख्याल से 9 बार, 9 से 10, 8 से 9 या 9 से 10 बार मोदी स्थान में आए। तो आप इससे तुलनात्मक दृष्टि से भी देख सकते हैं कांग्रेस ने इस बार उस तरह का प्रचार किया ही नहीं है जैसे कि उम्मीद की जा रही थी। अब वो उसके पीछे चाहिए लॉजिक दे दें कि साहब हमारे पास पैसा नहीं था, और मिलकर करते, आप तेजस्वी को यहाँ लाते, आप उनके लिए वहां जाते, आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे थे, समीकरण बहुत सारे बनते हैं। 50 ये तो सारे फ्रेंड्स विद बेनिफिट है ना आखिरी सवाल है, और राहुल आपसे पूछूंगा एक स्टेटमेंट का सवाल, एक स्टेटमेंट आपसे ले लूंगा। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल लगातार प्रदेश में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। गोविंद सिंह डोटासरा का सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, ये कागला, कमेडी, बांद्रा पढ़ाना चाहती है क्या बीजेपी? गोविंद सिंह डोटासरा मुझे उनके शब्दों के लिए बहुत पसंद है, अद्भुत कहते हैं, बांद्रा, कमेडी, अब वो के आगे आगे कागड़ो और गोडाबन भी जोड़ देते, कुछ भी जोड़ सकते थे, बैंगन को रेंगना कह सकते थे, है ना, अब गेट को आडो कह सकते थे और खिड़की को बारी, सीढ़ियों को जीना। अब कहने का मतलब उनका ये है कि जो बच्चा जॉनी जॉनी यस पापा सीख सकता था, या फिर जो बच्चा सीख सकता था वो थ्रस्टी क्रो की स्टोरी, उसको सिखाई जाएगी। या वंस देयर वाज अ कागला, ही वाज सिटिंग ऑन अ डागला। पर मुझे ये कमेंट इसलिए बुरा लगता है कि हिंदी मीडियम में स्तर इतना भी स्तरहीन नहीं है। पर दिक्कत ये है कि आपके पास कम से कम केवल अंग्रेजी की घोषणा, शायद हिंदी के शब्द भी नहीं है, मुझे लगता है कि ये सारी लोकल जो कि मातृभाषा है लेकिन भाषा नहीं है। तो यही तो आप हिंदी मीडियम स्कूल्स पे कमेंट कर रहे हो, और ये आपके ऊपर भी कमेंट जाता है कि आपने इतने सालों में उस हिंदी मीडियम स्कूल्स की स्थिति क्या कर दी, कि वहाँ क्या आप ये कहना चाहते हैं कि वहाँ कागला, कमेडी और बांद्रा यही पढ़ाया जाता है, यही उसका स्तर है? नहीं है। वहाँ से गूदड़ी के ऐसे लाल निकले, यही बांद्रा, कमेडी, और सुनने में भले ही आपको अच्छा लगे, कई बार कई चीज़ें करने एक्चुअली बड़े पर्सपेक्टिव पे, चलिए ठीक है, 1 मिनट एक्सटेंड कर लेते हैं। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, एनईपी जिसे कहा जा रहा है, वो कह रही है कि हम हर स्टेट्स में उनकी मातृभाषा पर फोकस करेंगे। हमारी मातृभाषा राजस्थानी हुई, जो कि भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, तो उस पर तो सिलेबस नहीं बनने वाला है। तो ये इनडायरेक्टली मुझे लगता है कि एनईपी पर भी कमेंट है। उनके साथ बैठे शख्स को वो समझ में आया हो या ना आया हो, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि कांग्रेस एनईपी पर अब धीरे धीरे बोल रही है। एनईपी पे कांग्रेस बोल रही है। मुझे सबसे पहले तो कांग्रेस का ये गुस्सा लगता है कि वो अंग्रेजी मीडियम स्कूल्स को अगर बंद करने की जो उनको हल्की फुल्की आहट सुनाई दे रही है, ये गुस्सा उस पर है कि हमने एक मास्टर स्ट्रोक लगाया था और आप इसको बंद करना चाह रहे हो और इसको पॉलिटिकल इशू पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं। लेकिन क्या उन अंग्रेजी स्कूल्स के अंदर अंग्रेजी पढ़ाने लायक हमारे पास मैन पावर थी क्या, ह्यूमन रिसोर्स था? ये सवाल था बड़ा। अंग्रेजी पढ़ाने के लिए आपको थ्रू आउट अंग्रेजी पढ़ाने जैसे टीचर्स चाहिए, वो टीचर्स थे नहीं। वो टीचर्स भी कहीं ना कहीं उनके मन में भी अगर आप पूछें कि यार वो कौन पेड़ के ऊपर बैठा है, तो बोलेंगे वो बांदरो बैठा है ऊपर है। और आप पूछोगे ये क्या उड़ रहा है, तो बोले कमेडी उड़ रही है। और ये क्या है, तो वो कहेंगे वो क्या है, वो कागड़ो है ना, वो कागड़ो ही है। तो वो भी आपको फर्स्ट लैंग्वेज में यही बोलते हुए दिखाई देंगे। अगर आपको कोई ऐसा टीचर मिले, शिक्षा अब तिजारत बन गई, तो शिक्षा सियासत भी बन चुकी है, इसमें भी कोई दोहराई नहीं। टीचर मिलते हुए बोलते हुए दिखे कि देखो क्रो इज फ्लाइंग, सी द मंकी इज सिटिंग, सी दैट कमेडी इज फ्लाइंग, अगर ऐसा कुछ होते हुए आप देखें तब तो आप कहिए कि साहब नहीं आप गलत कर रहे हैं। जब टीचर्स ही आपके ऐसे नहीं है कि जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश हो, तब तो फिर दिक्कत। मनोज, जिस तरह से अशोक गहलोत सरकार लेकर आई थी अंग्रेजी माध्यम स्कूल, तो उस समय ये लगा था कि जो अंग्रेजी माध्यम में नहीं पढ़ सकते प्राइवेट स्कूलों में, उनके लिए अच्छा है। लेकिन प्राइवेट स्कूलों से भी बच्चों को निकालकर इन अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में एडमिशन करवाया गया था। एडमिशन तो करवाया गया था, लेकिन इस योजना को लाने के पीछे जनता से जुड़ना था। लेकिन इसकी योजना को पूरी तरह से जब मूर्त रूप देना था, तो उसकी व्यवस्थाएं भी उसी के अनुसार होनी चाहिए थी। लेकिन उसके अनुसार व्यवस्थाएं नहीं दी गई। व्यवस्थाएं वही थी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फला, उसी को अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय कर दिया गया। केवल बोर्ड बदला गया है और विद्यालय की जो व्यवस्थाएं वो नहीं बदली गई हैं। सबसे बड़ी बात है
कि जो व्यवस्था है उनको बदला जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, मैं इसीलिए मैंने मेरा बीजेपी से स्पेसिफिक सवाल था। आपके पास दो ही रास्ते बनते हैं। अगर अंग्रेजी जरूरी है तो आप स्कूलों को सुधार दो, नई भर्तियां करो, और अगर अंग्रेजी जरूरी आपको नहीं महसूस होती तो आप बदलाव करोगे। यही दो रास्ते हैं बीजेपी के पास। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आप देख रहे थे सुर्खियों से आगे। नमस्कार।